नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं हूं राजेश्वर चौहान और आज हम हैं दिल्ली सफाई आयोग। जी हां, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग में हैं और आज हमारे साथ उसी के चेयरमैन हैं संजय गहलोत जी। हम संजय जी से जानेंगे एमसीडी के हालात और साथ में ये भी जानेंगे कि उनका आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए क्या बेहतर काम कर रहा है, क्या बेहतर कदम उठा रहा है। जब से उन्होंने ज्वाइन किया है उसके बाद की परिस्थिति अब क्या है। संजय जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जेएनएन न्यूज़ पर। चलिए, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं काफ़ी दिन से एमसीडी को कवर कर रहा हूँ। उन लोगों की ही शिकायत हैं जो आप तक मेरा फ़र्ज़ था कि मैं पहुँचाऊँ। पर सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपका आयोग सफाई कर्मचारियों के लिए, उनके उत्थान के लिए क्या बेहतर कदम उठा रहा है प्रेजेंट टाइम में। देखिए, ऐसे है, दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग की जहाँ तक बात है, 2006-07 में इसकी स्थापना हुई। दिल्ली सफाई कर्मचारी आयोग से मेरा मतलब है कि दिल्ली राजधानी में जितने भी डिपार्टमेंट हैं, चाहे वो हमारे एमसीडी डिपार्टमेंट है, एनडीएमसी है, हमारा दिल्ली सरकार के डिपार्टमेंट है, बेशक चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हो या प्राइवेट सेक्टर हो, जहाँ जहाँ भी हमारा सफाई कर्मी कार्यरत है, उन सबके उत्थान के लिए, उन सबके अपलिफ्टमेंट के लिए ये आयोग बना हुआ है। अब यहाँ होता क्या है, कुछ समस्या हमारे पास ऐसी आती है, ज़्यादा तो मेरा तो खून खोल जाता है ठेकेदारी समस्या को देख के। यहाँ पे उसमें होता है क्या, कुछ वीडियो महिलाएं ऐसी हैं, कुछ कर्मचारी ऐसे हैं जिनको ठेकेदार ने लगा तो लिया अपनी ड्यूटी पे, 2-3 महीने काम कराया, फिर उसको कह देगा जी आपका कुछ भी नहीं, यहाँ पर चले जाओ यहाँ से। संजय जी, आपने ठेकेदारी की बात की, अभी कल की ही बात है। कल मैं कवर कर रहा था एमसीडी की, तो एक कच्ची कर्मचारी थी, वो अपना दर्द बयान करते करते इस कदर फूट के रोने लगी कि मेरे पास शब्द नहीं थे शायद उनके लिए। वो कह रही थी कि मैं आज घर नहीं जाऊंगी, मेरा मन कर रहा है कि मैं आत्महत्या कर लूं, क्योंकि जी ये नॉर्थ की बात, ईस्ट की बात है कि मेरे पास आज पैसे नहीं हैं, मेरा मकान मालिक मुझे परेशान कर रहे हैं, मेरी सैलरी नहीं आ रही है। तो सबसे मुख्य जो मुझे लगा जब कवर करते हुए, मुख्य जो कारण है वो सबसे पहले कर्मचारी जिसका सामना कर रहे हैं वो है उनका वेतन समय पे ना आना। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं। देखिए, एज पर ऑर्डर्स ऑफ ऑनरेबल हाई कोर्ट इवन उन्होंने कह रखा है कि हर महीने की 7 तारीख को डिपार्टमेंट को उनको पैसा देना चाहिए। अब होता क्या है ना कि ये 2 पार्टों में ये काम चल रहा है। 2 चरण कैसे चल रहे हैं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है और निगम में बीजेपी की सरकार है। कई बार ऐसा होता है कि हमने दिल्ली सरकार के भी लोगों को बुलाया है यहाँ पे, उनके जो फाइनेंस के सेक्रेटरी वगैरह को बुलाया हमने, उन्होंने अपना लेखा जोखा दिखाया कि देखो जी हम तो पैसा दे चुके हैं। निगम के जो अधिकारी उनको हमने बुलाया, वो कहते हैं जी हमारे पास पैसा आया ही नहीं। तो हमारे जो कर्मचारियों को फुटबॉल बना दिया गया है, वो कहते हैं जी पैसा आया नहीं, और वो कहते हैं कि जी हम तो दे चुके हैं पैसा। तो ये सारी की सारी दिक्कत हमारे सामने आ रही है। संजय जी, जैसा आप कह रहे हैं, क्या वाकई 2 सरकारें काम कर रही हैं दिल्ली में। जैसे अगर निगम में काम बात करें तो बीजेपी और अगर राज्य में आम आदमी पार्टी, तो इसका जो खामियाजाना है वो जो कर्मचारी हैं उनको उठाना पड़ रहा है क्या। सीधा सीधा बात आप ये कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली। जिस परिवार के अगर 2 मुखिया हो जाएं तो परिवार तो चलेगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो लिहाजा अब तो ये हमारे कर्मचारियों के ऊपर डिपेंड है, वो अपनी बुद्धि विवेक से कैसे काम ले पाएंगे, ताकि दोनों चरणों में एक ही सरकार हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा उसके अंदर। उसमें फिर क्या होगा कि एक ही व्यक्ति दोषी होगा उसके अंदर, तो तब जाए कुछ लोगों का भला हो सकता है इसके अंदर। तो संजय जी, एक चीज़ मुझे बताइए, सही मायने में सैलरी इशू करने का अधिकार किसके पास है, निगम के या फिर जो केजरीवाल सरकार है हमारी उसके पास है। क्योंकि जब हम उनके पास जाते हैं तो ये हमेशा से रहता है, वो कह देते हैं कि जी हमारे पास अथॉरिटी नहीं है, इसका तो सरकार जो है केजरीवाल वो हमें देगी तब हम उनको देंगे। तो ये जो गोल है वो एक दूसरे के पाले में खेला जा रहा है। इस पर ज़रा विस्तार से आप हमें बताइए। 2012 में क्या हुआ, द देन चीफ मिनिस्टर, जी अब तो वो मतलब स्वर्ग सिधार चुकी हैं, शीला दीक्षित जी, उन्होंने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए, जैसे हमें पता चला है, उन्होंने सोचा कि दिल्ली अगर एक होती है तो किसी और पार्टी की सरकार बनने वाली है। ऐसा सर्वे कुछ कराया गया जो हमें जानकारी मिली है ठोस। तो दिल्ली को 3 हिस्सों में बांट दिया। उनका मकसद ये था कि पूर्वी दिल्ली में सरकार नहीं बनेगी तो यहाँ हम उत्तर दिल्ली में बना लेंगे, नहीं तो साउथ दिल्ली में बना लेंगे। ऐसा कुछ उनका प्लान रहा होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं सोचा कि काम करने वाले कर्मचारी कहाँ से खाएंगे, कैसे कमाएंगे, इनके रिसोर्सेज क्या हो पाएंगे, तनख्वाह कैसे मिल पाएगी, बस मरने के लिए छोड़ दिया। अब होता क्या है कि देखिए, पूर्वी दिल्ली में 2 जोन हैं, 40 करोड़ रुपए की रिकवरी हर महीने, देनदारी 100 करोड़ रुपए, तो कैसे दे पाएंगे हर महीने। साउथ दिल्ली कमिश्नर से कल भी मेरी मीटिंग हुई है, वो कहते हैं जी हम पैसा वहाँ क्यों दे दें। तो एक ही परिवार में 3 हिस्से इन्होंने कर दिए। तो सबसे बड़ा ड्रॉबैक तो ये रहा है मतलब उसके अंदर। अब इसमें एक बात और हमारे सामने आ रही है। देखिए, मैं जब ट्रेड यूनियन लीडर था तो उसमें हम सबके दिमाग में ये बात थी कि दिल्ली के अगर 3 हिस्से हो रहे हैं तो शायद हमारा काम जल्दी बन जाया करेगा। लेकिन अब तो ये और सारी दिक्कत आने लगी। सैलरी का जो इशू है, अब सवाल ये उठता है कि कर्मचारी किसके अंतर्गत काम करता है। जब वो एमसीडी में काम करता है तो एमसीडी की जो सरकार है उसी की तो जिम्मेदारी देनदारी देने की। लेकिन 2012 में एक चीज़ वो डिसाइड हुई थी कि अगर
कोई भी एमसीडी सैलरी देने में असमर्थ है तो दिल्ली सरकार के पास जो टैक्सेस की इनकम आती है या ग्लोबल शेयर का जो पैसा आता है या कुछ बेसिक टैक्स का पैसा आता है, उसमें से कुछ परसेंटेज एमसीडी को देने पड़ेंगे, जो कि दिल्ली सरकार वहाँ टाइम टू टाइम वहाँ दे रही है, लेकिन उस पैसे का हिसाब किताब नहीं लग पाता। बड़ी दुख के साथ मैं कहना चाहता हूँ, इवन जो दिवाली का बोनस भी हमारा 2-2 साल का नहीं मिला कर्मचारियों को। जी 2 साल से मेरी बात हो रही थी कर्मचारियों, उन्होंने कहा 2 साल से बोनस नहीं मिला। और अच्छा संजय जी, एक और हास्यास्पद पद है इसमें कि लोगों को जब सरकारी नौकरी कहा जाता है तो उनको लगता है कि वेतन समय पे मिलना, बाकी जितने उनके भुगतान होते हैं वो समय पे मिलना। पर यहाँ तो एमसीडी की ये हालत है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोग मायूस हैं, उनका जो बकाया है वो अभी तक नहीं मिला है उन्हें। देखिए ऐसा है कि जो रिटायरमेंट हो रहे हैं हमारे कर्मचारी, जिस कर्मचारी ने 40 साल लगभग काम किया है, बरसात में धूप में, ये मेरे सामने बैठे हुए, इन्होंने एमसीडी में काम किया, रिटायरमेंट है, अपनी समस्या के लिए मेरे पास में आए हैं आज। इनका ये कहना है कि रिटायर होने के जब होता आदमी रिटायर, उसकी मेहनताना जो है, जो उसने कुछ कमाया है वो मिलना चाहिए, लेकिन नहीं मिलता। 5-5 साल हो चुके हैं। तो कुल मिला के अभी बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस है हमारे पास में, तो ये बात बन ही नहीं सकती। कमिश्नर से बात करते हैं, सीधा रटा रहा है जब उनके पास में पैसा नहीं है हमारे पास में। अब वो पैसा कहाँ से लाएंगे, क्या करेंगे, इनकी रिकवरी कहाँ जाती है, तो ये सारी की सारी दुविधा हमारे साथ। जी एक चीज़ और बताइए, जैसे आपने कहा कि 3 भागों में बटा हुआ है, आने वाले वक्त में ऐसा होगा क्या दोबारा से कि इसको एक कर दिया जाए? मैंने भी पूछा था, आपके ही कर्मचारी थे, मैंने कहा आप, उन्होंने कहा हम ये मांग करते हैं कि इसको एक कर दिया जाए। तो मैंने कहा इसका फ़ायदा क्या होगा? तो उनका सीधा था कि अभी जो सरकार है या फिर जो एमसीडी कहती है कि हमारे पास फंड नहीं है, और एक एनडीएमसी है वो कहती है वो ठीक ठाक है, तो जब एक हो जाएगा तो फंड आपस में डिवाइड हो जाएगा, फिर मेरा तेरा ख़त्म हो जाएगा। ऐसा क्या आने वाले टाइम में हम देख सकते हैं कि ये एक हो जाए दोबारा से? देखिए अगर हो जाए तो अच्छी बात है, लेकिन अब ऐसा नहीं होने देंगे, क्योंकि कोई भी सरकार अब कंफर्म नहीं है। सब चाहते कहने कि हमारी सरकार बनती रहेगी और उनको मलाई खाने के लिए मिलती रहेगी, तो इसलिए वो नहीं चाहते कि तीनों एक हो जाएं। इसमें देखिए होना क्या है कि गवर्नमेंट मीन्स एलजी, अब एलजी साहब के हाथों में है जो सारा कुछ करना, एक करना या 2 करना, जैसे कुछ उन्होंने करना है। हमने अपनी यहाँ से कॉरेस्पॉन्डेंस की है, प्रधानमंत्री जो किया है, गृह मंत्री को, उनके लेटर भी हमारे पास में आए हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे, क्योंकि इसके लिए बहुत लंबा प्रोसीजर है, अब वो खुद ही कंफर्म नहीं है। ये कुछ ऐसा हो सकता है कि जो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की सरकार हो या निगमों की सरकार हो, मजबूती से जब फील्ड में आना चाहेंगे ना, तो वो अपना देख रहे हैं नुकसान फ़ायदा क्या, क्योंकि उनके हाथ में ही यहाँ पे मुख्यमंत्री साहब ने तो ये प्रपोजल पास करके भेज चुके हैं वो, लेकिन सारी की सारी फाइलें एलजी साहब के पास में अटकी पड़ी हैं। वो आगे भेजेंगे तो यूनिफाइड होगी। यूनिफाइड होने से क्या नुकसान होने वाला? अभी चुनाव अप्रैल में डिक्लेयर किए हैं उसने, आज के अखबारों में डिक्लेयर किया है। जो हमारे स्टेट कमिश्नर इलेक्शन का है, उन्होंने कह दिया जी हम तो चुनाव कर रहे हैं जी, 20 तारीख को चुनाव हो जाएंगे अप्रैल के महीने में, 2 महीने बाद। लेकिन अभी वो सोच रहे हैं कि थोड़ा सा उनको आगे बढ़ा दिया जाए। ये सारी की सारी कारस्तानी चल रही है, तो लिहाजा कुल मिला के कर्मचारी ही पिस रहा है हमारे साथ। संजय जी एक और सवाल ये आया था उस वक्त मेरे सामने जब मैं कवर कर रहा था कि साबुन, तेल, वर्दी, जूते, उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, इवन कोरोना जैसी महामारी के उपरांत भी आपके जो कर्मचारी थे सफाई के, वो उस वक्त भी दिल्ली के साथ रहे। बच्चे उनके भी थे, फैमिली उनके भी थी, डर उनको भी लगता था, बशर्ते वो छोड़ के नहीं भागे, क्योंकि उन्हें लगा ये हमारे लोग हैं, हम उनके लिए काम कर रहे हैं। पर उनसे जुड़ी हुई चीज़ों के बीमार तो वही पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि हमें ऐसी कोई सुविधा नहीं मिल रही, पर हाँ पेपरों पे ज़रूर मिल रही है। जो चीज़ें इश्यूज़ हो रही हैं, जूते और ये सब पेपरों पे हैं, पर ज़मीनी स्तर पे हमने देखा तो बिल्कुल नहीं था। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ अगर पेपरों पे भी होती तो ज़्यादा अच्छा रहता। पेपर से भी गायब हो चुकी है। अच्छा। लोग भूल चुके हैं, पहले तेल का कनस्तर लोगों को मिलता था, साबुन मिलता था, लाइफ बॉय वगैरह जो भी मिलता था, गम बूट वगैरह मिलते थे, लेकिन अब तो है भी नहीं बिल्कुल भी। इवन मास्क देने के लिए हमारे जो ट्रेड यूनियन लीडर्स हैं लगातार हमारा संघर्ष करते हैं, प्रदर्शन करना पड़ता है, कम से कम मास्क तो दे दो। हमारे कर्मचारी ने अपनी ड्यूटी निभाने के लिए, जनता की सेवा करने के लिए, उनको निजात दिलाने के लिए पुलिस के बैरिकेड तोड़ तोड़ कर काम किया उन्होंने। पुलिस की लाठियाँ खाई, पुलिस कहती है भाई यहाँ नहीं जाओगे, लेकिन वो कह रहा है भाई मैं तो काम करूँगा अपना, मेरी नौकरी ना चली जाए, मैं कोरोना काल में सेवा दूंगा अपनी। लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें जो मूलभूत जो समस्याएँ, जो सुविधा देनी चाहिए उससे वो बिल्कुल नज़ाराते हैं। गमबूट वगैरह तो भूल चुके हैं, वर्दी खत्म हो चुकी है पेपरों से भी अब। तो ये सारे संजय जी अभी फ़िलहाल एक ठेकेदारी हटाओ मोर्चा है, शायद आपकी नॉलेज में हो, वो हड़ताल कर रहा है। पिछले 14 तारीख से हड़ताल है, मैंने कवर भी किया है। उनकी कुछ मांगे हैं। एक तो ये मांगे हैं उनकी कि भाई ठेकेदारी प्रथा को बिल्कुल ख़त्म कर दिया जाए। ऊपर से ये है कि उनका जो बकाया एरियल है जो बनता है कर्मचारी की, वो दे दिया जाए। एक और जब मैं पढ़ रहा था उनकी लिस्ट, तो उसमें एक मुझे बड़ा अजीब सा सवाल लगा। उन्होंने कहा है कि सरकार एक ऐसा कानून या ऐसा कोई मसौदा तैयार कर रही है जिस पे प्रेजेंट में उनकी सैलरी अगर 40 है वो सीधी कट के आधी हो जाएगी। इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए ऐसा तो कुछ भी नहीं हो सकता।
बहुत बड़े बड़े कानून हैं, कभी आज तक ऐसा हुआ है तो मुझे बता दीजिए कि कोई कर्मचारी आज 40,000 या 50 तनख्वाह ले रहा है, उसको काट कैसे कर देंगे? इसीलिए मैंने आपसे पूछा, आप अच्छी तरह बता पाएं। बिल्कुल, ये बेकार की बात है, ये झूठी बात है, ऐसा नहीं होने वाला। ये तो लोग ऐसा कह के और गुमराह कर रहे हैं हमारे कर्मचारियों को, ये बिल्कुल गलत बात है, ऐसी कोई प्रपोजल नहीं है। मैं तो उनसे कहना चाहता हूँ, जब हमारे ढलाव घर वहाँ दिए जा रहे थे तभी लोग कहाँ चले गए थे? आज उनकी आंखों के सामने सर हम टिप्पर पे कूड़ा उठा रहे हैं पब्लिक का, वहाँ प्राइवेट करके, तब वे लोग कहाँ चले गए थे? आज जब कुछ हो नहीं रहा तो वो बिना बात की बातें कर रहे हैं, ये गलत बात है। इसमें कमिश्नर से मेरी बात हुई थी परसों भी, वे लोग भी मेरे पास में आए थे, मोर्चे के पदाधिकारी आए थे मेरे सामने। मैंने तुरंत संज्ञान लेते हुए कमिश्नर को 25 तारीख को यहीं तलब कर रखा है। कमिश्नर जो विकास आनंद है यहाँ बैठ कर जवाब देंगे मेरे पास में आके क्या क्या कुछ मामला है। तो जहाँ तक देखिए, हमारा जो कच्चा कर्मचारी भी है, इवन मस्टोल पे काम करता है, सरकारी मस्टोल उस पर वो काम कर रहा है, ठेकेदारी कहाँ हो रही है, अब वो जाग रहे हैं, जो उन्हें करना था वो कर चुके हैं, बस ये थोड़ा बहुत काम बचा। अब देखिए ऑटो टिप्पर चल रहे हैं, अब उनकी योजना क्या बन गई कि नाली पे जो काम कर रहा है, झाड़ू पे काम, उनको बुलवा लिया जाएगा मतलब आगे जाके। लेकिन फिलहाल अभी ऐसा नहीं है। उन्हें क्या चाहिए फिलहाल तो उनकी मूलभूत समस्या उनको करना चाहिए। कमिश्नर से मेरी बात हुई कि आप इनकी बात क्यों नहीं कर रहे? कमिश्नर ने साफ साफ मना कर दिया कि मैं इनकी मीटिंग नहीं करूँगा। मैंने कहा जी क्यों नहीं करेंगे? उन्होंने कहा जी मेरे पास 2 रिकॉग्नाइज यूनियन, मैं तो उनकी बात सुनूंगा, ये कमिश्नर ने कहा है। अब चूंकि ऐसा जरूरी नहीं कि आप ट्रेड यूनियन लीडर हैं, लेटर हेड है आपके पास में, उसी पे मीटिंग लेंगे। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड एवरी पर्सन हैज़ टू राइट टू डू सो। तो इसलिए प्लेन पेपर भी कोई मांग करेगा तो उसको कमिश्नर को सुननी पड़ेगी। कमिश्नर साहब को यही सबक सिखाने के लिए, ताकि हमारे जो दूसरे लीडर्स हैं उनका मनोबल ना गिरे, हमारे जो कर्मचारी काम छोड़ के वहाँ हड़ताल में सहयोग कर रहे हैं उनका मनोबल ना गिरे, इसलिए हमने आने वाली 25 तारीख को कमिश्नर को यहाँ तलब कर रखा है। हम उनसे ये पूछना चाहते हैं कि आपने किस बेहाब पे ऐसा कह दिया कि आप हमारे लीडर की मीटिंग नहीं लेंगे? ऐसा क्यों उन्होंने कहा? ऐसा कौन सा कानून उनके पास में? तो लिहाजा अपने जो सफाई कर्मचारी सुन रहे हैं वो सारे आश्वस्त रहें। एक एक फैसला कमिश्नर 25 तारीख को यहाँ पे आने वाले। और अगर कमिश्नर नहीं आते यहाँ पे, उसमें जो आयोग की पर्दा शक्तियाँ हमारे पास में, चाहे हम उनकी गाड़ी जब्त करनी पड़े, उनकी प्रॉपर्टी सीज करनी पड़े, यहाँ पे हम सम्मन भेजेंगे, गिरफ्तारी का वारंट भेजेंगे, कमिश्नर को यहाँ पे आना पड़ेगा और हमारे कर्मचारियों की समस्या को समाप्त करना पड़ेगा। संजय जी, जो अभी हड़ताल चल रही है उसके कुछ ऐसे मुद्दे हैं जो बाकी जैनबन हैं, तो उन मुद्दों को आप सपोर्ट करते हैं क्या? इस हड़ताल को सपोर्ट कर रहे हैं आप? हड़ताल करना सबका राइट है। कमिश्नर ने इस बात पे क्या बात कही है? कमिश्नर ने कहा कि अगर मैं हर महीने सैलरी नहीं दे रहा हूँ लोगों को लेट सवेर, हर महीने के 20-25 तारीख को सैलरी मिल रही है, तो कमिश्नर का ये कहना है कि देखो जी मुझे हाई कोर्ट से ऑर्डर है कि अगर तनख्वाह नहीं मिलती है तब ये लोग हड़ताल कर सकते हैं। लोगों को पक्का कराने के लिए, या तनख्वाह अगर 5 दिन लेट होगी तो आप हड़ताल कर देंगे, तो ये थोड़ा सा नहीं मान पा रहे कमिश्नर साहब, तो ये थोड़ी दिक्कत है। या तो कोई एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाए तो हड़ताल के जब जा सकते हैं। तो कमिश्नर ने कहा कि अगर तनख्वाह मैं नहीं दे रहा हूँ तो वो हड़ताल कर सकते हैं। अच्छा, नेसेसरी वो हड़ताल पे एक और एक वायरल हो रही थी, एक साउंड था, कुछ शायद एसआई थे या जो भी हैं, वो कर्मचारियों को धमका रहे थे सीधा जो हड़ताल में जा रहे थे। शायद साहब आपके संज्ञान में आया होगा कि अगर आप जाओगे तो हम ये करेंगे, सस्पेंड करेंगे। इस बारे में आपके संज्ञान में है? आपने कुछ कार्रवाई या कुछ ऐसा किया? देखिए, मैंने तो कम से कम 8 बार लीड किए बड़ी बड़ी हड़तालें, जिसमें 1000 लोगों ने हिस्सा लिया है। तो होता क्या है कि हड़ताल को विफल करने के लिए, हड़ताल को कुचलने के लिए ये तरह तरह के मतलब हथकंडे अपनाते हैं। उसमें आवाज़ छोड़ दी कि जी देखो यहाँ पे अगर जाओगे तो सस्पेंड कर दे जाओगे आप, या आपकी ये तनख्वाह नहीं मिलेगी, ये सारी की सारी बातें आती हैं। तो कर्मचारी को चाहिए कि अपने बुद्धि विवेक से काम लें, और जो उनके लीडर्स हैं जो हड़ताल करने के लिए कहते हैं, उनके संरक्षण में उनकी बात मानकर चलेंगे आगे तो ठीक होगा। क्योंकि होता क्या है, मुझे याद है अभी तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है, सब कर्मचारियों की तनख्वाह काट दी गई थी, लेकिन हमने तनख्वाह बनवा दी सबकी। जबकि राम रखा जी जो हमारे सबसे टॉप लीडर रहे हैं, मतलब पहले जेल में चले गए थे, 42 दिनों की तनख्वाह कर्मचारी आज भी ढूंढते फिर रहे हैं, जबकि सारे स्वर्गवासी हो चुके हैं। लेकिन उनके परिवार के जो आश्रित थे बार बार कहते थे तनख्वाह कहाँ मिलेगी जी हमें उसकी। तो इसमें जो लीडर अपनी हड़ताल करते हैं उनको सारे लेबर लॉज पढ़ने के बाद, क्योंकि हमने कई बार मार खाई है इस चक्कर में। 28 दिन की हड़ताल के आप मुख्य चेहरा थे। अपने आप ही वहाँ जाकर 10 दिन का नोटिस लगा दिया, जबकि हड़ताल करने के लिए कम से कम 45 दिन पहले डिपार्टमेंट को इतला दी जाती है। तो इन ऑल रेस्पेक्ट हमें सारे काम करने चाहिए तो कुछ सफलता मिलती है। ऐसे अननेसरी कर्मचारी भी गुमराह रहते हैं, फिर कर्मचारी को विश्वास खत्म हो जाता है। हड़ताल से जुड़ा हुआ एक सवाल है, 28 दिन की जो हड़ताल हुई थी उसके आप मुख्य चेहरा थे, उस वक्त जो मांगें थी वो पूरी हो गई थी या वाकई कुछ कमी रह गई थी जो दोबारा इन्हें हड़ताल करने की ज़रूरत पड़ी? देखिए, हड़ताल बहुत ज़बरदस्त हुई थी, लोगों को याद है, आज तक भी बहुत अच्छा माहौल बना था। लेकिन होता क्या है ना, फूट डालो शासन करो, डिवाइड एंड रूल वाली बात थी। हमारे ही कुछ साथियों को उन्होंने अपने गुड फेथ में लेके हड़ताल को तोड़वा दिया गया था। अगर 2-4 दिन हड़ताल और रह जाती तो बहुत काम बनने वाले थे। वहाँ के जो पॉलिटिकल विंग के मेयर वगैरह थे, उन्होंने हमारे ही लोगों को खरीद लिया वहाँ पे। अगर उस समय की बात करना चाहते हैं, उन लोगों को खरीदने के पश्चात उनसे कहलवा देगा जी हम हड़ताल अपनी ख़त्म कर रहे हैं।
तो ये सब कारण रहे मतलब उसके अंदर, अन्यथा बात बन जाती। तो कुल मिला के आप कह रहे हैं कि आपके जो दिल्ली के सफाई कर्मचारी हैं, हर हाल में उनके साथ आप खड़े हुए हैं, हर बुरे समय में आप उनकी अच्छाई की लड़ाई लड़ते रहेंगे। मैं वही संजय गहलोत हूँ, सड़क पर लेटने वाला। मैं आज उनके बीच में काम करना चाहता हूँ। अगर आज उनको आपकी ज़रूरत पड़े तो आप उनके साथ जाएंगे, उनके समक्ष? हाँ बिल्कुल जाना पड़ेगा मुझे, मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी भी है। बिकॉज मैं आई हैड वर्कड इन एमसीडी फॉर द लास्ट 25 ईयर्स। ये मेरी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि मैं वहाँ जाऊँ। क्या मेरे घर के नौकरी नहीं करते? क्या मेरे घर वाले नौकरी नहीं करती है? ये सारे सफाई कर्मचारी हैं, तो मेरी जिम्मेदारी है कि हम सब लोग जाके वहाँ पे उनके बीच में मैं जाऊँ, मुझे जाना पड़ेगा वहाँ पे। लेकिन अब कमिश्नर ने जब ऑलरेडी कह दिया कि 25 तारीख को हमने कह दिया जो मैं काम कर रहा हूँ अपना, तो उस हिसाब से हम काम भी कर रहे हैं। तो संजय जी बता रहे थे, विस्तार से हर जवाब दिया है उन्होंने हर क्वेश्चन का। और जैसे उन्होंने कहा है कि 25 तारीख को उन्होंने तलब किया है कमिश्नर को, और 25 तारीख के बाद हम एक बार फिर संजय जी के पास आएंगे और जानेंगे कि कमिश्नर के साथ उनकी क्या बात हुई और आगे की रणनीति क्या है, क्या जो मांगे हैं वो पूरी हुई, या जो हड़ताल कर रहे हैं उन लोगों से मिलने का कमिश्नर वादा करते हैं। हमारी नज़र बनेगी। संजय जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। और मैं ऐसे ही आपको दिखाता रहूँगा, मिलवाता रहूँगा ऐसे वरिष्ठ लोगों से जो कर्मचारियों के लिए काम कर रहे हैं। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़। धन्यवाद।